नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ सर्कुलर नंबर 230 की। जो सर्कुलर नंबर 230 है ये एक इशू को क्लैरिफाई करता है कि जहां पर एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड की गई है ऐसे सप्लायर्स के द्वारा जो कि इंडिया में है और प्रोवाइड किनको की गई है, फॉरेन क्लाइंट्स को। तो फील्ड फॉर्मेशन ये बन रही थी, जीएसटी के अथॉरिटीज़ वाले अफसर कुछ इस तरह से सोच रहे थे कि ये जो एडवर्टीज़मेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंडियन सप्लायर्स के द्वारा फॉरेन क्लाइंट्स को, ये इंटरमीडिएट सर्विसेज के अंतर्गत कवर हो जाती हैं। और अगर ये इंटरमीडिएट सर्विसेज के अंतर्गत कवर हो जाती हैं तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी के अंतर्गत जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया बन जाता है। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन जाता है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लोज 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। और अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं रहता तो फिर आईजीएसटी का रिफंड भी नहीं मिलेगा, ऐसा मानना है फील्ड फॉर्मेशंस का। तो इस इशू को देखने के लिए ये सर्कुलर नंबर 230 आया कि ये डिटरमाइन करने के लिए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहेगा या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया रहेगा। तो सबसे पहले हम इस इशू को समझते हैं, ये सप्लाई ऑफ सर्विस का बेसिस क्या है। देखिए, कुछ ऐसी फॉरेन कंपनीज होती हैं जिन्हें अपनी गुड्स या सर्विसेज की प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं, एडवर्टीजमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज को कहती हैं कि आप हमारे लिए कंप्रेहेंसिव काम कीजिए। एक कंप्रेहेंसिव एग्रीमेंट प्रिपेयर हो जाता है और ये क्या चाहते हैं कि सारे काम आप कीजिए, आप मीडिया प्लानिंग कीजिए, आप स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप हमारे लिए ढूंढ पाएंगे। आप मीडिया हाउसेज से बात कीजिए, आप हमारे लिए कंटेंट रेडी कीजिए। और ये सारा काम किया जाता है एडवर्टीजमेंट एजेंसी के द्वारा जो कि इंडिया में है। और किन कंपनीज के लिए किया जाता है, उन फॉरेन क्लाइंट्स के लिए किया जाता है जो कि आउटसाइड इंडिया है। तो ये देखना है कि क्या ये इंटरमीडिएट सर्विसेज कहलाएगी या ये नहीं कहलाएगी। दोस्तों, इसमें जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है वो सारा काम, जो सारी जो सर्विसेज है वो सप्लाई करती है ऑन इट्स ऑन अकाउंट। वो फैसिलिटेट नहीं करा रही कि वो दो लोगों को मिलवा रही है और वो बीच में एडवर्टीजमेंट एजेंसी सिर्फ दो लोगों को मिला रही है, सिर्फ इतना काम नहीं है। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है ये फॉरेन क्लाइंट के लिए सारा काम ऑन इट्स ऑन अकाउंट कर रही है। वो खुद मीडिया ऑनर ढूंढती है, मीडिया स्पेस ढूंढती है, जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके अंतर्गत होते हैं और इसलिए वो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। अब अगर वो फॉल नहीं करते तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी डज नॉट कम इनटू द पिक्चर, प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी इंडिया। यहाँ पर एक बात और भी बताने वाली है कि अगर सपोज कीजिए उन्होंने कोई मीडिया स्पेस ढूंढा या किसी मीडिया हाउस से बात करी इंडिया के अंतर्गत उस एडवर्टीजमेंट कंपनी ने, तो जो मीडिया हाउस जो इंडिया में होगा वो अपनी बिलिंग करेगा एडवर्टीजमेंट एजेंसी को और एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो है वो अपनी बिलिंग करेगी फॉरेन क्लाइंट। तो ये सब प्रिंसिपल बेसिस पे चल रहा है, इसमें कहीं भी इंटरमीडिएट वाला रोल इन्वॉल्व नहीं है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी डज नॉट कम इनटू द पिक्चर। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो ये काम कर रहे हैं, क्या ये ऐसा माना जा सकता है कि जो जिनके लिए, अगर जिन कस्टमर्स के लिए जो ये काम कर रहे हैं तो वो कस्टमर रेसिपिएंट माना जाएगा या वो फॉरेन कंपनी है उसको रेसिपिएंट माना जाए। मैं आपको दोबारा से इस बात को समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक फॉरेन कंपनी है, ये एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कुछ सर्विस ले रहे हैं और एक सर्विस जो फाइनली जो प्रोवाइड की जा रही है, गुड्स या सर्विस, वो प्रोवाइड करवाई जा रही है किसी इंडिविजुअल को। तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी के लिए जो रेसिपिएंट है वो एंड कस्टमर है या कि वो फॉरेन क्लाइंट है। तो रेसिपिएंट की डेफिनेशन में वो लिखा हुआ है कि वन पर्सन हु इज लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन दैट इज द रेसिपिएंट। सो इन दिस केस जो एंड कंज्यूमर है ये कोई पेमेंट नहीं कर रहा, पेमेंट की जा रही है फॉरेन क्लाइंट के द्वारा। तो फॉरेन क्लाइंट ही रेसिपिएंट कहलाएगा, जो इंडियन जो फाइनल एंड यूजर या एंड कस्टमर है वो रेसिपिएंट नहीं कहलाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या इसको परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस माना जा सकता है एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 जो परफॉर्मेंस बेस्ड की बात हो रही है वो क्या सेक्शन है। उसके अंदर दो क्लोजेस हैं, क्लोज ए और क्लोज बी। क्लोज ए के अंतर्गत ये होता है जहां पर जो
फॉरेन क्लाइंट है वो कुछ गुड्स मेड अवेलेबल करवा रहा है एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, उसको बोला जाता है कि गुड्स मेड अवेलेबल करवाए गए सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को। इन दैट केस फॉरेन क्लाइंट के द्वारा जो इंडियन एडवर्टीजमेंट एजेंसी है उसके द्वारा कोई फॉरेन कंपनी के द्वारा कुछ गुड्स मेड अवेलेबल करवाए गए एडवर्टीजमेंट एजेंसी को। इन दैट केस ये माना जाता है कि जो सप्लायर का प्लेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, ऐसा सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए में लिखा हुआ है। तो सप्लायर यहाँ पर कौन है? एडवर्टीजमेंट एजेंसी। वो कहाँ पर है? वो इंडिया में बेस है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन सकती है? इंडिया। ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए में, जब कोई गुड्स मेड अवेलेबल करवाए जाएं फॉरेन क्लाइंट के द्वारा एडवर्टीजमेंट एजेंसी को। बट इस सर्कुलर में क्लियरली ऐसा लिखा है कि फॉरेन एजेंसी या जो फॉरेन कंपनी है उसका तो कोई इंटेंट ही नहीं होता कि वो कुछ गुड्स मेड अवेलेबल करवाए, वो तो एक कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो इट मीन्स उनके द्वारा कोई भी गुड्स वगैरह मेड अवेलेबल नहीं करवाए गए। अगर कोई गुड्स मेड अवेलेबल करवा भी दिए जाएं, स्टिल आई वुड से कि जो एग्रीमेंट है वो कंप्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करवाने का है, वो गुड्स से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट नहीं माना जा सकता, वो इन रिलेशन टू दैट नहीं माना जा सकता। तो ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए भी बाहर हो जाता है। अब दूसरा एक सेक्शन इसमें और है, जो दूसरा क्लोज है वो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज बी। उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। उसके बीच में यह है कि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं किसी इंडिविजुअल को और या उस रेसिपिएंट के कोई पर्सन फिजिकली अवेलेबल है इंडिया के अंतर्गत, तो जो फॉरेन कंपनी है क्या उसके कुछ एम्प्लॉयज़ या उससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स एडवर्टीजमेंट एजेंसी के साथ फिजिकली अवेलेबल रहेंगे? द आंसर इज नो। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज बी भी बाहर हो जाता है। तो जब सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी भी बाहर हो गया, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के दोनों क्लोजेस क्लोज ए एज वेल एज क्लोज बी ये दोनों भी बाहर हो गए, तो किस सेक्शन के अंतर्गत हमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना चाहिए? वो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, जो कि जनरल प्रोविज़न है प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। और प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाती है रेसिपिएंट के अनुसार डिटरमाइन की जाती है। तो इसमें जो रेसिपिएंट है जिसने पेमेंट करनी है एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, वो फॉरेन कंपनी है या वो फॉरेन क्लाइंट है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया। इट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो 5 कंडीशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, उसके अंतर्गत ये जो एक कंडीशन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में डिटरमाइन होने के लिए इट विल बी अ फ्रूटफुल फैक्टर, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, हेंस रिफंड विल बी अलाउबल टू एडवर्टीजमेंट एजेंसी दैट इज द सप्लायर इन दिस केस। बट इसके साथ साथ एक राइडर और दिया हुआ है, अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी का काम सिर्फ इतना है कि वो फॉरेन क्लाइंट को और इंडिया के अंतर्गत जो मीडिया हाउस है या जो मीडिया स्पेस है उन दोनों को आपस में मिला रही है और एडवर्टीजमेंट एजेंसी का कोई और रोल नहीं है, और वो मिलाने के लिए अपनी कमीशन वगैरह या एजेंसी चार्जेस फॉरेन कंपनी से लेती है, इन दैट केस ये जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है ये इंटरमीडियरी कहलाएगी। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट के अंतर्गत इन दैट केस जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिटरमाइन किया जाएगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया, इट विल नॉट बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, हेंस नो रिफंड विल बी अलाउबल टू एडवर्टीजमेंट एजेंसी। बिकॉज इन दैट केस अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी फॉरेन क्लाइंट को और जो मीडिया हाउस है उन दोनों को मिला रही है, तो इट मीन्स दोज टू आर बिलिंग डायरेक्टली टू ईच अदर, दैट इज ऑन प्रिंसिपल बेसिस एंड दिस इज ऑन agency basis, this is on intermediary basis. In that case it will not be treated as export of service. तो अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो सिंपल सा ये है, अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कोई सर्विस लेती है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंतर्गत कवर हो जाएगा। अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी 2 लोगों को मिलाने का काम कर रही है तब ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंतर्गत कवर नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट तो हमेशा यही चाहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन जाए, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के दायरे में ना आए, ताकि जो इंडियन सप्लायर हैं उनको रिफंड ना मिले, बिकॉज दे थिंक प्रो रेवेन्यू एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए और आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद। जिस सर्कुलर की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो सर्कुलर है 231 नंबर सर्कुलर जारी हुआ था 10 सितंबर 2024 को, और इसके अंदर एक बहुत अच्छे इशू को लेकर क्लैरिफिकेशन आई कि जो डेमो व्हीकल्स होते हैं इनके ऊपर क्या ITC मिलेगा या ITC नहीं मिलेगा।
क्वेश्चन ये था क्या ये ब्लॉक क्रेडिट में कवर होगा या ये ब्लॉक क्रेडिट में कवर नहीं होगा, और इस पर नॉर्मली सेक्शन 16 के अंतर्गत इसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा डेमो व्हीकल्स पर। डेमो व्हीकल्स होते क्या हैं, जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो अक्सर पहले आप एक टेस्ट ड्राइव लिया करते हैं, आप उस गाड़ी के फीचर्स वगैरह समझते हैं या उस गाड़ी पर एक राउंड लगाया करते हैं कि उनका एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आपके साथ चलता है, और वो आपको भी अलाउ करते हैं कि अगर आप भी 1-2 किलोमीटर चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। वो एक डेमो व्हीकल होता है। उसको चलाने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप उस व्हीकल को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो आप किसी भी शोरूम में जाएंगे तो जनरली जो गाड़ी आप खरीदने वाले हैं आप उसकी पहले एक टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक डेमो व्हीकल रखा होता है। यदि आपको गाड़ी पसंद आएगी तो आप उसके बाद गाड़ी को खरीदेंगे। प्रश्न यहाँ पर यह है कि इस डेमो व्हीकल पर आईटीसी मिलेगा या ये आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो कि है ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन। इसके अंदर हमें क्लॉज ए के अंतर्गत जाना है। वो कहता है कि व्हीकल के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता एक्सेप्ट 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस में ये था कि जो आईटीसी नहीं मिलना उसकी भी 3 एक्सेप्शंस थी, मीन्स इन तीनों चीज़ों में आईटीसी मिल जाएगा। वो कौन सी 3 चीज़ें थी? वो ये थी कि अगर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स हो रही हो, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो, या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग सर्विसेज ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स हो। मैं दोबारा आपके साथ शेयर करता हूं कि हर व्हीकल पर आईटीसी नहीं मिलता, ऐसा सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। हाँ, उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है देन आईटीसी मिल जाएगा, बट अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बट 3 एक्सेप्शंस थी जिन केसेस में आईटीसी मिल जाता है। वो कौन से 3 केसेस थे? फर्स्ट केस था फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स। तो जो मेरा डेमो व्हीकल वाला जो केस है, ये जो सर्कुलर है, अगर ये इन तीनों में से किसी एक में फॉल करेगा तो आईटीसी मिलेगा। अगर ये इन तीनों में फॉल नहीं करता तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, क्योंकि अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 पैसेंजर है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो हमें 1 बाय 1 तीनों कंडीशन देखने हैं। पहली सेकंड कंडीशन देखते हैं, क्या ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज हो रहा है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव बायर्स इसके ऊपर 1-2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का राउंड लगाते हैं, बट ये एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज नहीं हो रहा। सेकंड, क्या इस डेमो व्हीकल के ऊपर ट्रेनिंग इंपार्ट की जाती है कि इस गाड़ी को कैसे चलाएं, गाड़ी कैसे चलाना सीखें? द आंसर इज नो। इट मीन्स इस गाड़ी के ऊपर कोई ट्रेनिंग भी इंपार्ट इस गाड़ी से नहीं करवाई जाती। तो तीसरा क्वेश्चन ये बचता है कि क्या ये फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स के लिए यूज होता है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सच मोटर व्हीकल्स। सच होता है सेम, सिमिलर। सच मीन्स उस जैसे। तो देखिए, अगर आप सपोज कीजिए आप किया के शोरूम में जाते हैं और आप किया गाड़ी खरीदना चाहते हैं फ्यूचर में, तो पहले आप किया के शोरूम में जाएंगे, आप किया की एक डेमो गाड़ी वहाँ पर होगी, उस गाड़ी का 1-2 किलोमीटर का राउंड लगाएंगे। उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आप किया गाड़ी खरीदना चाहते हैं या किया गाड़ी नहीं खरीदना चाहते। तो ये जो डेमो व्हीकल होगा ये भी ऑफ कोर्स किया का ही होगा। अगर आप किया खरीदने जाते हैं तो वो आपको जो 1-2 किलोमीटर का राउंड लगाना है वो किसी और गाड़ी पे नहीं लगाएंगे, वो किया के उसी मॉडल पर ही आपको एक राउंड वगैरह लगाएंगे। तभी तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किया खरीदनी है या किया नहीं खरीदनी। पर द वर्ड हियर इज सच मोटर व्हीकल्स। ये क्वेश्चन नहीं है फर्दर सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल, क्योंकि जिस गाड़ी पर आप राउंड लगाएंगे, कल को अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपको एक ब्रांड न्यू गाड़ी दी जाएगी, ना कि यही वाली डेमो वाला वर्जन मिलेगा। ये डेमो वर्जन ने तो रोज चलना है, रोज कोई नया व्यक्ति देखने आएगा, रोज वो इसी गाड़ी को चलाएगा और उस पर टेस्ट ड्राइव लेगा और डिसाइड करेगा गाड़ी खरीदनी है गाड़ी नहीं खरीदनी। द वर्ड हियर इज सच मोटर व्हीकल, द वर्ड हियर इज नॉट सैड मोटर व्हीकल। तो सच मोटर व्हीकल, तो अगर आपने किया कि इस डेमो पर अगर आपने टेस्ट ड्राइव ली तो आपने किया ही खरीदनी है, तो इट मीन्स इस जो गाड़ी का जो यूज़ हो रहा है, इस डेमो व्हीकल का वो यूज़ हो रहा है सच मोटर व्हीकल की फर्दर सप्लाई के लिए। इट मीन्स जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है और आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो अगर किसी शोरूम ने कोई डेमो गाड़ी खरीदी हुई है और उससे वो एक राउंड लगवाते हैं प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, उसका एक टेस्ट ड्राइव दिलवाते हैं इसी पर्पज़ के लिए कि वो
सच मोटर व्हीकल्स की फर्दर सप्लाई करना चाहते हैं, तो इन दैट केस ITC विल बी एंटाइटल्ड, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 विल नॉट कम इनटू द प्ले। बेसिकली जो एक्सेप्शन है, जो 17 सबसेक्शन 5 है, वो कहता है ब्लॉक क्रेडिट है, और ये ब्लॉक क्रेडिट की एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा, इट मीन्स ITC मिल जाएगा। बट इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि सपोज कीजिए जो जहाँ पर आप गाड़ी देखने गए हैं वो गाड़ी बेचने का काम नहीं करते, वो सिर्फ एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। आपको जो इनवॉइस है वो इस शोरूम से नहीं मिलेगा, वो इनवॉइस जो है वो जारी होगा प्रॉपरली कहाँ से, जहाँ से आप गाड़ी खरीद रहे हैं, किया कंपनी से, प्रॉपर किया कंपनी से, नॉट शोरूम से। तो इट मीन्स शोरूम जो है वो सिर्फ एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, वो फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल नहीं करते, वो तो सिर्फ अपनी कमीशन या चार्जेस लिया करते हैं, वो सिर्फ एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इट मीन्स जो आपको इनवॉइस जारी होगा वो ओरिजिनली कंपनी से जारी होगा, ना कि शोरूम से जारी होगा। अब क्योंकि वो फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स नहीं कर रहे, इन दैट केस वो एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा और उनको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शोरूम वाला खुद अगर आपको इनवॉइस जारी कर रहा है और अगर उसका डेमो व्हीकल है, तो उस डेमो व्हीकल के लिए उनको ITC मिल जाएगा। बट अगर वो सिर्फ एक मीडिएटर के रूप में काम कर रहे हैं, एक एजेंट या एक ब्रोकर के रूप में काम कर रहे हैं, और आपको ओरिजिनली इनवॉइस किसी कंपनी से ही डायरेक्टली इशू होना है, इन दैट केस इस शोरूम वाले को इस डेमो व्हीकल के ऊपर ITC नहीं मिलेगा। और इसी तरह से एक सेक्शन 16 में भी एक कंडीशन है, एक और कंडीशन के केस में ITC का बेनिफिट नहीं मिलता अगर वो पूरी टोटल वैल्यू पर, सपोज कीजिए जो डेमो व्हीकल है उसकी जो कीमत है वो 11,80,000 है, मैं फिगर चेंज कर देता हूँ, 12,80,000 रुपये मान लेते हैं, 10 लाख रुपये बेसिक वैल्यू, 2,80,000 रुपये GST। अब अगर इस शोरूम ने अगर डेप्रीशिएशन पूरा 12,80,000 रुपये पे लिया है तो उनको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने जो डेप्रीशिएशन लिया है वो सिर्फ कॉस्ट कंपोनेंट पे लिया है, इट मीन सिर्फ 10 लाख रुपये पे लिया है, और जो 2,80,000 रुपये ITC था 28% के हिसाब से जो कैलकुलेट हुआ था, यदि उसके ऊपर उन्होंने ITC कोई डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं किया तो उन्हें 2,80,000 का ITC मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक बात इस सर्कुलर में और भी लिखी हुई है जो कि काफ़ी रेलेवेंट है, इस डेमो व्हीकल को जब बाद में बेचा जाएगा तो क्योंकि ये कैपिटल गुड्स है तो वो 5% पर क्वार्टर का रूल भी अप्लाई करना होगा। जो बेचा जाएगा तो उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू मानी जाती है वो वही मानी जाती है कि जिस वैल्यू पर आपने उस गाड़ी को बेचा, या 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उसको रिड्यूस किया जाता है। तो जो वैल्यू हायर होती है, हायर वैल्यू पर GST पे करना होता है, ऐसा सेक्शन 18 में लिखा हुआ है। साथ के साथ इस सर्कुलर में एक क्वेश्चन और भी था, अगर इस गाड़ी को शोरूम ने अपनी किताबों में कैपिटलाइज कर लिया तो क्या इसके बाद उनके ऊपर कोई ITC के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? द आंसर इज नो, तब भी उन्हें ITC मिल जाएगा, क्योंकि ITC गुड्स के ऊपर भी मिलता है और ITC कैपिटल गुड्स के ऊपर भी मिलता है। तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस वेदर दे हैव कैपिटलाइज द सेम और दे हैव नॉट कैपिटलाइज द सेम। सो अगर मैं नटशेल में इस वीडियो को ख़त्म करूँ तो वो यही है कि अगर किसी शोरूम ने डेमो व्हीकल खरीदा है उन्हें ITC मिल जाएगा, प्रोवाइडेड वही इनवॉइस जारी करते हैं, जो वो डेप्रीशिएशन क्लेम करते हैं वो सिर्फ कॉस्ट कंपोनेंट पे करते हैं, और जब वो इस गाड़ी पर बेचेंगे तो एक सेक्शन 18 का ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कैपिटलाइज किया हुआ है तो कैपिटल गुड्स की तरह उनको उस वैल्यू पर GST देना होगा जिस वैल्यू पर उन्होंने बेचा है, या उसकी वैल्यू जो डिटरमाइन की जाती है वो पर क्वार्टर के 5% के हिसाब से रिडक्शन होकर। तो अब जो भी वैल्यू उन दोनों में से हायर होती है उसी के ऊपर GST पे करना होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो सर्कुलर नंबर 231 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आपको ये समझ आ गया होगा। ये आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए और आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद। मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ सर्कुलर नंबर 232 की, जो कि जारी हुआ था 10 सितंबर 2024 को। ये जो सर्कुलर जारी हुआ था 232, इसके अंदर एक इशू को एड्रेस करने के लिए क्लैरिफिकेशन आई कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा जब डाटा होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है उन सर्विस प्रोवाइडर्स से जो इंडिया में लोकेटेड हैं, और उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज देते हैं और वो हैं आउटसाइड इंडिया। इट मीन्स वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज टू बी डिटरमाइंड वेयर डाटा होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडेड who are located in India to those cloud computing service providers which are located outside India, what will be the place of supply। दोस्तों मैं इशू बताता हूँ, इशू आ क्या रहा था। इशू ये आ रहा था, कुछ GST के वाले जो अफसर हैं वो फील्ड फॉर्मेशन वो ये व्यू बना रहे हैं कि ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो इंडिया रहेगा,
और यदि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहता है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है तो फिर रिफंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर जो कंडीशंस दी हुई हैं, जो 5 कंडीशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट के अंदर, उसके अंदर एक कंडीशन ये भी है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तब माना जाएगा जब प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। तो कुछ फील्ड फॉर्मेशन बना रहे थे ऐसे केसेस में जहां सप्लाई ऑफ डाटा होस्टिंग सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सप्लायर्स विच आर लोकेटेड इन इंडिया टू दोज क्लाउड कंप्यूटिंग service providers which are located outside India. In this case, field formations were being formed as if place of supply would be in India, so it will not qualify as export of service, hence no refund will be allowable to such service providers. अब इसी क्वेश्चन को हमें एनालाइज करना है या क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर 232 जारी किया गया, और ये चेक करना है कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहेगा या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया रहेगा, यही हमें डिटरमाइन करना है। तो इसके अंदर 3 हमारे पास क्वेश्चन थे। क्या ये था कि ये जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज वाले हैं, क्या ये जो कि इंडिया में लोकेटेड हैं, क्या ये इंटरमीडियरी माने जाएंगे एज फार एज जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को ये सर्विस दे रहे हैं उनके और उनके एंड यूजर्स के बीच में, क्या ये इंटरमीडियरी माने जाएंगे? और अगर ये इंटरमीडियरी माने जाएंगे तो फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 clause B of IGST Act will come into the picture, where it is stated that in cases of intermediary, place of supply is place of supply of supplier, it means place of supply will be India. तो इंटरमीडियरी को कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए इंटरमीडियरी की डेफिनेशन भी है सेक्शन 2 क्लोज 13 ऑफ IGST एक्ट में, और एक सर्कुलर भी जारी हुआ था सर्कुलर 159, जिसके बीच में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि इंटरमीडियरी वो होता है जो फैसिलिटेट करवाता है सर्विस बिटवीन प्रिंसिपल एंड वन अनदर पर्सन, और जो सप्लाई नहीं करता सर्विसेज ऑन हिज ऑन अकाउंट, बट वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है। तो अब हम यहाँ पर हमें ये देखना है जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज वाले होते हैं, क्या ये फैसिलिटेट करते हैं सर्विस या ये प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो जो देखा जाता है जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज जो देते हैं वो खुद एक जगह किराए पर लेते हैं, अपनी मैन पावर रखते हैं, स्पेस लेते हैं, और एज ए होल एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को जो लोकेटेड हैं आउटसाइड इंडिया, और इनका कोई लेना देना नहीं होता एंड यूज़र के बीच में। ये अपना काम करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज वाले इनसे सर्विसेज लेते हैं, ये अपना इनवॉइस उनको रेस करते हैं, और इस सारे प्रोसेस के बीच में जो भी इनके खर्चे होते हैं ये इन्हीं के पास रहते हैं, और ये जो भी काम करते हैं ये ऑन देयर ऑन अकाउंट करते हैं। तो इट मीन्स इट डज नॉट follow or it does not qualify under the definition of intermediary, hence ये सेक्शन 2 क्लोज 13 में नहीं आएंगे। इट मीन्स सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज B ऑफ IGST एक्ट विल नॉट अप्लाई, हेंस प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया नहीं रहेगी। ये पहला इशू था। सेकंड ये था कि ये जो रेसिपिएंट होते हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, क्या ये कुछ गुड्स अवेलेबल करवाते हैं इनको, जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज वाले हैं? क्योंकि अगर ये गुड्स अवेलेबल करवाते होते तो एक सेक्शन है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज A, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर गुड्स मेड अवेलेबल करवाया जाएगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लायर होगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके बीच में ये जो जगह लेते हैं, खुद किराए पर लेते हैं या जगह इनकी अपनी खुद की होती है, खुद अपनी मैन पावर रखते हैं, खुद स्टोरेज करते हैं, सब कुछ ये अपने अकाउंट पर करते हैं, और कुछ भी गुड्स ये सर्विस प्रोवाइडर से नहीं लेते। और अगर वो देते भी हैं, अगर मान लो किसी केस में थोड़ा बहुत गुड्स प्रोवाइड करवा भी दिया, तो उससे पूरा नेचर ऑफ सर्विस कैन नॉट चेंज कि ये गुड्स अवेलेबल हो गया, क्योंकि जो मेन जो नेचर है वो सर्विस प्रोवाइड करने का नेचर है। हेंस ये नहीं माना जाएगा कि कोई गुड्स मेड अवेलेबल करवाए गए हैं बाय दोज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, उनके द्वारा उनको किनको जो कि सप्लाई कर रहे हैं डाटा होस्टिंग सर्विसेज उन सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा विच आर लोकेटेड इन इंडिया। हेंस सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज A विल नॉट कम इनटू द प्ले। और थर्ड क्वेश्चन एक ये भी था, वो ये था कि क्या ये जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज हैं जो कि ये प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, क्या ये माना जा सकता है कि ये डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो इसका आंसर भी सीधा सीधा नो है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बीच में
उनकी लेबर लगी है, उनकी सर्विस है, वो डाटा खरीद रहे हैं, अपने सर्वर की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सर्विस आर नॉट डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन जस्ट बी अ फैक्टर इन ऑल दोज, क्योंकि ये लीज्ड भी हो सकती है, बट जो कंप्रेहेंसिव जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो मेन जो सर्विस है वो डाटा होस्टिंग सर्विसेज है, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, और वो ये सर्विस चाहते हैं किनसे, जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो कि लोकेटेड इनसाइड इंडिया हैं। तो इट मीन्स सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 भी IGST एक्ट का इट विल नॉट कम इनटू द पिक्चर। तो जब कोई भी सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई में जो स्पेसिफिक सेक्शन दे डू नॉट कम इनटू द पिक्चर, तो कौन सा सेक्शन बच जाता है, वो बच जाता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, जिसके बीच में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगी जो रेसिपेंट है। तो रेसिपेंट जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, बिकॉज ही इज़ द पार्टी विच इज़ लाइबल टू मेक पेमेंट, जिसको कंसिडरेशन पे करना है, और वो आउटसाइड इंडिया है। और अब अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया रहेगी। इट मीन्स इट विल क्वालिफाई एज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 या सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ IGST एक्ट, जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज डिफाइन किया हुआ है, वो कहीं से भी एडवर्सली हिट नहीं हो रहा। तो जब ये प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस रहेगी, उनको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट अपनी पूरी की पूरी कोशिश करता है कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ना रहे, किसी भी तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया हो जाए। तो इस सर्कुलर के थ्रू जो सारी पॉसिबिलिटीज़ थी सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी की, या सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए की, या सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 की, उन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट किया गया। सेक्शन 13 subsection 2 of IGST Act that became the deciding factor, hence place of supply is India, it is export of service, refund is allowable to them। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, बिजनेस नॉलेज के लिए, बिजनेस एंडेवर्स के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ सर्कुलर नंबर 233 की, जो कि इशू हुआ था 10 सितंबर 2024 को। दोस्तों मैं सर्कुलर नंबर 233 के बारे में बात करूँ उससे पहले ज़रूरी है कि मैं आपसे रूल 96 सब रूल 10 के बारे में बात करूं। रूल 96 सब रूल 10 ये कहता है, यदि आपने कुछ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन या कोई कंसेशनल नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठाया है, और अगर आपने कुछ रॉ मटेरियल या इनपुट्स इंपोर्ट किए हैं या डोमेस्टिकली प्रोक्योर किए हैं, और अगर आपने उन नोटिफिकेशन का, जिन नोटिफिकेशन का रूल 96 सब रूल 10 में जिक्र है, जैसे कि कस्टम की नोटिफिकेशन 78/2017 एज वेल एज 79/2017, अगर आपने उनका बेनिफिट उठाया है और अगर आपने रॉ मटेरियल या इनपुट्स को प्रोक्योर किया और IGST पे नहीं किया, ऐसा लिखा हुआ है कि आप कस्टम की जो नोटिफिकेशन 78 और 79 है 2017 की, जो कि जारी हुई थी 13 अक्टूबर 2017 को, कि आप इन नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं, आप रॉ मटेरियल या इनपुट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और आपको IGST पे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन नोटिफिकेशन में लिखा है। पर इसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी थी कि अगर इन्हीं रॉ मटेरियल को या इस इनपुट्स के बाद अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा अंडर GST। तो एक तरफ तो आपने बेनिफिट उठाया कि आपने कस्टम ड्यूटी या IGST पे, सॉरी नॉट कस्टम ड्यूटी बट IGST अगर आपने पे नहीं किया जब आपने रॉ मटेरियल या इनपुट्स को इंपोर्ट किया, तो आपको IGST पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर साथ के साथ अगर आपने इन्हीं रॉ मटेरियल या इनपुट्स को यूज़ करते हुए कुछ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या कुछ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, तो आपको GST का रिफंड नहीं मिलेगा। और ये केस तब अप्लाई होता है जब आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो। तो कुछ लोगों ने ज़रूर ऐसी नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठा लिया 78 या 79 का, और उनको बाद में पता चला कि अब हमें GST के अंतर्गत इसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा क्या हम इसको रेगुलराइज कर सकते हैं, क्या हमें ये बेनिफिट हो सकता है कि आज हम IGST पे कर दें या कंपनसेशन सेस पे कर दें उन रॉ मटेरियल या इनपुट्स के ऊपर, विद इंटरेस्ट पे कर दें, तो क्या तब हमें GST का रिफंड मिल जाएगा? दिस वॉज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। इसके बारे में एक नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 भी आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आपका ये वायलेशन नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रवेंशन नहीं माना जाएगा, यदि आप
IGST पे कर देते हैं, कंपनसेशन सेस पे कर देते हैं, और माना जाएगा कि आपने रूल 96 सब रूल 10 का कॉन्ट्रवेंशन नहीं किया और आपको रिफंड मिल जाएगा। बट इशू ये था कि क्या ये आज भी हो सकता है, क्या ये बाद में भी हो सकता है, या ये उसी वक्त होना ज़रूरी है। तो बोर्ड ने ये पाया कि जो नोटिफिकेशन 16/2020 आई थी उसमें कहीं ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ कि ये उसी वक्त होना चाहिए था या ये बाद में नहीं हो सकता। तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये सर्कुलर नंबर 233 आया है कि यदि आज के दिन भी अगर आपने नोटिफिकेशन 78/2017 या 79/2017 कस्टम वाली नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठाया, या उन नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठाया जो रूल 96 सब रूल 10 में लिखी हुई हैं, अगर आप आज के दिन भी IGST अगर पे कर दें, कंपनसेशन सेस पे कर दें, बशर्ते इंटरेस्ट के साथ पे करें, तो आपको रिफंड IGST का मिल जाएगा। पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि आज के दिन अगर आप IGST पे करते हैं या कंपनसेशन सेस पे करते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आपको बिल ऑफ एंट्री को रीअसेस करवाना होगा फ्रॉम योर जुरिस्डिक्शनल कस्टम अथॉरिटीज़। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने रूल 96 सब रूल 10 का कॉन्ट्रवेंशन नहीं किया, आपने कोई कंसेशन या कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नहीं ली, आपने IGST पे कर दिया। अब अगर आपने ऐसे रॉ मटेरियल या इनपुट्स को यूज़ करके अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है विथ पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। दिस इज़ व्हाट सर्कुलर नंबर 233 इज़ ऑल अबाउट। मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, बिजनेस एंडेवर्स के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।